हेलो। कौन बोल रहा है? आदित्य, मेरी बात सुनो। मैं कौन बोल रहा हूँ इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क पड़ता है तो इस बात से कि तुम्हारी फैमिली खत्म होने वाली है। तुम्हारे दादाजी को मैं हार्ट अटैक देने वाला हूँ, तुम्हारी माँ ट्रक के नीचे आ जाएगी और तुम्हारे पापा आज ही के दिन सुसाइड करने वाले हैं। ये सब मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें पता होना चाहिए। देख, तू जो भी है ये फालतू की बकवास मुझसे ना ही कर। अरे क्या बोल रहे थे तुम? मेरे पापा तो कंपनी। हाँ, मालूम है मुझे तुम्हारे पापा कंपनी में है, और ये भी मालूम है कि उस कंपनी के बहुत सारे लोगों के ऊपर फाइनेंशियल स्कैम का आरोप लगा है और तुम्हारे पापा स्कैम के टॉप पर हैं। तुम यकीन नहीं मानोगे, लेकिन मैं अभी उसी कंपनी के सामने खड़ा हूँ और तुम्हारे पापा सबसे ऊपर जा रहे हैं मेरे सामने। और देखो देखो क्या? यही कि तुम्हारे पापा मेरे सामने छत पर से नीचे कूद गए, पर तुम तो अभी मनाली में अपनी बीवी के साथ जवानी के मजे ले रहे हो। उसकी वो सुगंध और उसका वो जिस्म, हाय, वो है ही इतनी सुंदर कि कोई उसे अकेला कैसे छोड़े। लेकिन अगर पति तुम्हारे जैसा बेवकूफ हो तो फिर बात अलग है। तुम्हें उसे यूं ही अकेला छोड़कर होटल से बाहर नहीं आना चाहिए था। कौन है बे तू? हेलो हेलो। फोन कट चुका था। पहले तो आदित्य को लगा कि किसी ने उसके साथ मजाक किया है, और थोड़ी ही देर बाद उसे एक फोन आया कि उसके पापा ने सुसाइड कर लिया। और इस बात का पता चलते ही उसके दादाजी को हार्ट अटैक आ गया। माँ जब दादाजी को हॉस्पिटल ले जा रही थी तो एक ट्रक वाले ने उन्हें टक्कर मार दी। वो ट्रक उन्हें आधे किलोमीटर तक घसीटने ले गया, जब तक माँ और दादा दोनों की मौत नहीं हो गई। आदित्य ने जब ये बात सुनी तो उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो कहाँ जाता, कहाँ नहीं, कैसे वो चीजों को फिगर आउट करता, उसे कुछ नहीं सूझा। वो भागने लगा, मानो दौड़कर ही वो घर चला जाएगा। पर पैनिक अटैक के कारण आदित्य को ब्लैकआउट हो गया। कुछ देर में उसे होश आया तो उसने झटपट अपने सारे दोस्तों को फोन लगाया। सबका बस एक ही जवाब था कि बहुत देर हो चुकी है। इस चक्कर में आदित्य ये भूल ही गया कि वो अपने होटल से बहुत दूर आ गया है। लेकिन कौन था वो जिसने आदित्य को फोन लगाया? क्यों किया उसने आदित्य के परिवार के साथ ये सब? कौन है ये आदित्य? आदित्यनाथ शंकर एक आम इंसान और अपनी आम जिंदगी की रोजमर्रा की मुश्किलों का मोहताज। 26 साल के आदित्य को कोई भी देखता तो बस यही सोचता कि इस जैसा इंसान अपनी जिंदगी कैसे जीता होगा। इसका कारण बस ये था कि आदित्य ने ना तो कभी अपने परिवार के बारे में ढंग से सोचा और ना ही इस जिंदगी में दूसरों के लिए कुछ ऐसा किया कि कोई उसे याद रख सके। सब जानते थे कि कच्ची उम्र में ही आदित्य गलत संगत में पड़ गया था। वो अक्सर अपने उम्र से बड़े लड़कों के साथ उठना बैठना करता। धीरे धीरे उनके साथ सिगरेट, दारू पीना और हाई ड्रग लेना भी उसने शुरू कर दिया। गुस्से में आकर उसके दादाजी ने उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया और तब से आदित्य ने एक तरीके से अपने घर वालों से रिश्ता ही तोड़ लिया। जब स्कूल के बाद भी कॉलेज खत्म हुआ तो आदित्य गुड़गांव में अकेला रहने लग गया। आदित्य के परिवार वाले उसकी चिंता करते, लेकिन आदित्य उन्हें इग्नोर करके ज्यादातर वक्त अपने दोस्तों के साथ नशे में हाई हुआ पड़ा रहता। घर वालों को उसकी करतूतों का पता चला जब पुलिस ने उसे ड्रग के साथ पकड़ा। इस घटना के बाद सबको उसकी चिंता होती थी कि वो कैसे अकेला रहेगा, कहीं नशा उसे बर्बाद न कर दे। इसीलिए दादाजी ने मौका देखकर गुड़गांव की ही एक बड़े परिवार की लड़की से उसकी सगाई कर दी। अब पहली बार आदित्य की जिंदगी में कोई और था जो उसकी बातें सुनता था। आदित्य खुश था, पर एक दिन आदित्य ने अपनी मंगेतर मल्लिका को किसी लड़के के साथ बाहों में बाहें डाले पार्क में देख लिया। ये वही पार्क था जहां अक्सर संस्कृति के ठेकेदारों से बचने के लिए लवर्स छुपके मिला करते थे। जब आदित्य ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव लगवाकर तहकीकात करवाई तो उसे पता चला कि वो लड़का मल्लिका का बॉयफ्रेंड ही था। दोनों शादी के पहले भागने की सोच रहे थे। आदित्य के जानने वालों को यह पता था कि उसे बुरी चीजों की लत तो है, लेकिन उस दिन सबने उसका गुस्सा भी देख लिया। आदित्य ने उस लड़के को इतना मारा कि अधमरी हालत में उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। आदित्य को जेल हो गई। आदित्य जेल में दिन भर कैदियों के साथ बात करता था, दिन भर उनके अनुभव की कहानियां सुनता रहता। धीरे धीरे उसके अंदर और गुस्सा पनपने लगा। जेल का माहौल दिन ब दिन उसे और खतरनाक बनाने में लगा हुआ था। आदित्य ने 6 महीने जेल में गुजारे। जब वो लौटा तो अपने ही घर से बाहर निकलने में उसे शर्म आने लगी। अब वो घर वालों पर चिल्लाता और घर में ही छुपकर नशा करने लगता। उसका ये बिहेवियर देखकर घर वालों को चिंता होने लगी कि कहीं वो पागल न हो जाए। मजबूरी में दादाजी को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। इस बार जल्दबाजी में एक लड़की से आदित्य की शादी कर दी गई। शादी के बाद उन्हें वापस गुड़गांव भेज दिया गया, लेकिन इस फैसले का अंजाम भी वैसा नहीं हुआ जैसा घर वालों ने सोचा था। मल्लिका यानी अपनी पहली मंगेतर से धोखा खाकर आदित्य चुप रहने लगा था। दबे हुए गुस्से ने उसे और कड़वा बना दिया था। इस सब का खामियाजा उसकी पत्नी मृणाली को ही भुगतना पड़ा। शादी के बाद बरसों का गुस्सा हिंसा के रूप में पत्नी को फेस करना पड़ा। शुरुआत में आदित्य सिर्फ चिल्लाता था, फिर गाली गलौज से हाथ उठाने तक का सफर जल्दी ही उसने तय कर लिया। थोड़े टाइम बाद ही मृणाली ने अपने पापा की मदद से उनकी ही फार्मास्यूटिकल कंपनी ज्वाइन कर ली। वो अब बिजी रहने लगी। आदित्य को उसके बिहेवियर के चलते पिछली जॉब से निकाल दिया गया। तब मृणाली के पापा ने उसे भी अपनी कंपनी में पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट में रख लिया। शादी को 3 साल हो गए थे। आज भी आदित्य मृणाली को मारता था, पर वो इसी उम्मीद से सब कुछ सहती थी कि एक दिन आदित्य जरूर बदलेगा। आदित्य उसे कितना भी मारे, पर वो मारपीट की बातें कभी भी बाहरी दुनिया के सामने नहीं लाती। जब उनकी तीसरी सालगिरह आई तो कंपनी ने उन्हें मनाली ट्रिप का गिफ्ट पैकेज दिया। अब ना चाहते हुए भी आदित्य को ट्रिप के लिए हाँ करनी पड़ी थी। पति पत्नी एनिवर्सरी हनीमून के लिए निकल गए।
वहां पहुंचकर आदित्य न ही मृणाली के साथ कहीं शॉपिंग पर जाता और ना ही उसे ढंग से बात करता और ना ही दिखावे के लिए ही उसके साथ घूमता। इसी मनाली हनीमून ट्रिप के 7वें दिन आदित्य के पास उस अननोन नंबर से फोन आया था जिसने उसके परिवार की मौत की बात उसे पहले ही बता दी थी। अब आदित्य अपने परिवार को तो खो चुका था, लेकिन उसके सामने उसकी पत्नी मृणाली का चेहरा घूमने लगा। अगर वो समय पर पहुंच गया तो वो इस दुनिया में अपने आखिरी करीबी इंसान को बचा सकता था। वो तेजी से अपने होटल की तरफ भागा, लेकिन जब वो रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि मृणाली के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। बेसुध सी पड़ी मृणाली के हाथ से खून बह रहा था और उसके शरीर पर नाखूनों के निशान थे। आदित्य को समझ में आ गया कि किसी ने उसकी बीवी का रेप किया है। उसने मृणाली के चेहरे पर अपना हाथ फेरा तो उसे समझ में आ गया कि मृणाली भी इस दुनिया में अब नहीं रही। उसके हाथ की नस कटी हुई थी, लग रहा था जैसे मृणाली ने सुसाइड किया था। आदित्य ये सब सोच रहा था कि इतनी देर में ही पीछे से किसी ने उसके सिर पर बहुत जोर का वार कर दिया। जब उसकी आंखें बंद हो रही थी तो उसे देखा कि हमला करने वाले आदमी के एक हाथ का अंगूठा नहीं था। जब आदित्य की आंख वापस खुली तो वो किसी बर्फ की गुफा के अंदर था। एक साधु उसके पास में था। वो आदित्य को ठीक करने के लिए एक दवा बना रहा था। आदित्य ने उससे पूछा, मैं कहाँ हूं? साधु ने उसे कहा, तुम मुझे पहाड़ों में मिले। तुम्हारे सिर के पीछे बहुत ज्यादा चोट आई है। जैसे ही तुम खाई से गिरे मुझे नहीं लगा था कि तुम जिंदा थे, लेकिन जब मैं तुम्हारे पास आया तो तुम्हारी सांसें चल रही थी और तुम कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं वो ढंग से सुन नहीं पाया। आदित्य ने उनसे आगे कहा, मेरी पत्नी मृणाली, आप दादाजी, सब कुछ। साधु बाबा ने कहा, नहीं, तुम्हारे पास कोई नहीं था, तुम अकेले थे, वो भी बिना किसी कपड़े के। इसीलिए मैं तुम्हें यहां लेकर आ गया। तुम बताओगे तुम्हारे साथ हुआ क्या था? आदित्य ने पूरी बात उस साधु को बताई। साधु बहुत हैरान हुआ। वो विश्वास ही नहीं कर पाया कि किसी इंसान के साथ ऐसा भी हो सकता है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो असहनीय है। मैं समझ तो नहीं सकता, पर इतना जानता हूं कि परिवार को खोना इंसान को बहुत पीछे धकेल देता है। आदित्य ने अपनी निराशा जताते हुए उनसे कहा, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूं? बस अपनी जिंदगी के नाम रो सकता हूं और कुछ तो चारा ही नहीं है मेरे पास। साधु बाबा ने गंभीर होते हुए आदित्य से कहा, यही तो बात है इंसान की कि वो हमेशा सोच लेता है कि उसके पास कुछ चारा नहीं है। बस एक फैसले की बात होती है। क्या हो अगर मैं तुम्हें कहूं कि मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें सिखा सकता हूं, पर उसके लिए मुझे तुम्हारा समय चाहिए ताकि तुम उनसे बदला ले सको जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दिया। आदित्य ने उनसे पूछा, कितना समय? साधु बाबा ने उसे कहा, 10,000 साल। आदित्य को यह मजाक पसंद नहीं आया। मजाक मत कीजिए, इंसान कभी भी 10,000 साल नहीं जी सकता, और फिर मैं कैसे? साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैंने कब कहा कि मैं इंसान की बात कर रहा हूं? आदित्य के माथे पर शिकन आ गई। मतलब? साधु ने आदित्य को समझाया, मतलब जान पाना इतना आसान नहीं। बस तुम्हें एक फैसला लेना है, तैयार हो उसके लिए? आदित्य के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, ना ही कहीं जाने के लिए जगह। जो लोग उसे खाई के नीचे फेंक गए थे उनके हिसाब से तो वो मर चुका था। जीकर भी अब वो कुछ नहीं कर सकता था। उसे अपना मन बनाने में ज्यादा देर नहीं लगी। हाँ, मैं तैयार हूं। 10,000 साल क्या, अगर आप 1,00,000 साल भी बोले तो उन सबसे लड़ने के लिए तैयार हूं जिसने मेरे परिवार को तबाह किया है। साधु महाराज ने आदित्य का आत्मविश्वास देखते हुए कहा, ठीक है, तो फिर ये जड़ी बूटी पी लो और तैयार हो जा एक ऐसे अनोखे सफर के लिए जो तुम्हारे इस इंसानी जीवन को खत्म करके तुम्हें एक नई शुरुआत की तरफ ले जाएगा। आदित्य वो जड़ी बूटी पी लेता है और जिस पल आंख खोलता है उसे ऐसा दिखता है जैसे पूरा संसार एक सफेद प्रकाश की रोशनी में चौंधिया रहा है। कहीं पर भी जमीन नहीं है, वो बस बादलों के बीच में तैर रहा था। कभी कभी उसे साधु की परछाई जरूर नजर आती थी, पर वो भी धीरे धीरे मिटने लगी और फिर नजर नहीं आई। कुछ समय के बाद उस दुनिया में आदित्य धीरे धीरे एक बादल की तरफ जाने लगा। उस बादल से एक रोशनी उसकी आंखों के सामने पड़ी और वो उसके अंदर समा गया। एक जोर की बिजली के साथ आदित्य की आंखें खुली और उसने आसपास देखा। वो एक छोटे से कमरे के बिस्तर पर लेटा हुआ था। कमरे में बहुत ही कम रोशनी थी और ऊपर पंखा चल रहा था। उसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ है। इतने में बाहर से उसे एक आवाज आई, नर्स, लगता है आदित्य को होश आ गया। जब आदित्य ने ये शब्द सुने तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये मृणाली की आवाज है। अगले ही पल मृणाली उसके पास आकर बैठ गई और आदित्य ने उसकी तरफ देखा। वही चेहरा, पर उसकी सुंदरता का आभास आदित्य को आज पहली बार हुआ था। मृगनयनी जैसी बड़ी बड़ी आंखें, एक छोटी सी नाक, होठों पर एक दिल और लंबे घने बाल। इस सब का यही मतलब है कि मृणाली जिंदा थी। आदित्य 10,000 साल का सफर पूरा कर
अपना बदला लेने के लिए पुनर्जन्म लेकर वापस आ चुका था। लेकिन आदित्य इस सोच में था कि क्या वो कभी अपना बदला पूरा कर पाएगा। मृणाली को अपने सामने जिंदा देख आदित्य को अपनी आंखों पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। उसे लग रहा था जैसे वो किसी सपने में है। लेकिन जब उसने अपनी आंखें वापस खोली तो अभी मृणाली उसके सामने बैठी थी और उसने पूछा, मृणाली, क्या ये सच में तुम हो? थोड़ा डरते हुए मृणाली ने जवाब दिया, हाँ जी। कैसा महसूस कर रहे हो अब? आदित्य ने बड़े प्यार से अपना एक हाथ मृणाली के चेहरे की तरफ बढ़ाया, लेकिन मृणाली ने बीच में ही उसका हाथ झपट कर पकड़ लिया है। उसे लगा कि आदित्य उसे मारने वाला है। आदित्य समझ गया कि मृणाली उससे डर रही है, तो उसने अपना हाथ पीछे लेते हुए पूछा, आज तारीख क्या है? आज है 17 सितंबर 2017। मृणाली ने बिना कैलेंडर देखे जवाब दिया। सितंबर 2017? तारीख सुनकर आदित्य गहरी सोच में चला गया। ये वही महीना था जब आदित्य की शादी को 1 साल हो गया था। आदित्य अपने माँ बाप से दूर रहता था और अभी अभी सितंबर की शुरुआत में उसे जॉब से निकाला गया था। आदित्य अपने मनाली वाले ट्रिप के 2 साल पहले वापस आया था। इस सब का मतलब यही था कि आदित्य के पास अभी भी 2 साल का वक्त है, ये पता करने के लिए कि कौन उसके पीछे पड़ा हुआ है, किसने उसके पूरे परिवार को तबाह कर दिया। पर इस वक्त आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि वो हॉस्पिटल में क्यों था। उसने मृणाली से पूछा, मुझे क्या हुआ है मृणाली? मैं हॉस्पिटल में क्यों हूं? जवाब देने से पहले मृणाली की आंखें थोड़ी देर के लिए झुकी रह गईं। फिर उसने धीरे से कहा, कल रात को तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। तुम सड़क किनारे पड़े थे, किसी ने तुम्हें वहां देख लिया और फिर यहाँ एडमिट करा दिया। मैं जब सुबह यहाँ पर आई तो तुम्हें होश नहीं था। नर्स ने बताया कि तुम्हें हुआ तो कुछ नहीं है, बट दारू का नशा उतरने में टाइम लगेगा। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? आदित्य को याद आया कि जॉब से निकाल देने के बाद उसने रोजाना दारू पीना शुरू कर दिया था और नशे में धुत वो अक्सर मृणाली को मारता था। अंदर से गिल्ट की फीलिंग आदित्य को महसूस हुई। कहीं न कहीं मृणाली के डरने का कारण यही है कि आदित्य पिछले कई दिनों से उसे लगातार मार ही रहा था। फिर भी नर्स ने जब मृणाली को फोन करके उसे बुलाया तो मृणाली भागते हुए अपने हस्बैंड आदित्य के पास आ गई। मैं अब बिल्कुल ठीक हूं मृणाली, तुम कैसी हो? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मृणाली ने सोचते हुए जवाब दिया। उसे आदित्य का इतना केयरिंग नेचर समझ में नहीं आ रहा था। उसे क्या पता था कि आदित्य तो उससे 10,000 साल बाद मिल रहा है। आदित्य सोचने लगा, अगर ये बात मैंने मृणाली को बता दी तो ये जरूर यही समझेगी कि मेरा दारू का नशा अभी तक उतरा नहीं है। नहीं बता सकता मैं इसे कुछ भी। तभी मृणाली बोली, रुको, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूं। ये कहते हुए वो उस कमरे से बाहर चली गई। आदित्य उसे जाता हुआ देखने लगा। 10,000 सालों में भी आदित्य उसकी मृणाली की उस याद को अपने मन से नहीं निकाल पाया था जो उसने उस दिन गैराज में देखी थी। लेकिन आज मृणाली को वापस देखकर मानो उसका मन बहुत खुश हो गया। आदित्य सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब यही है कि अपनी फैमिली को बचाने के लिए मेरे पास 2 साल और है। तभी मृणाली डॉक्टर के साथ अंदर आ गई। डॉक्टर ने आदित्य के सिर पर हाथ रखकर उसका बुखार देखा और फिर उसकी नब्ज चेक करते हुए बोली, ये अब बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें ले जा सकती हैं। ये कहते हुए डॉक्टर बाहर चली गई। एक बड़ी सी मुस्कान के साथ मृणाली आकर आदित्य के पास बैठ गई। आदित्य बस उसे लगातार देख रहा था। 1 सेकंड के बाद मृणाली का फोन बजा और उस पर CEO लिखा था। फोन उठाने के लिए मृणाली कमरे से बाहर चली गई और 2 मिनट बाद वापस आई। कंपनी से फोन था आदित्य, मुझे जाना पड़ेगा, तुम थोड़ी देर और रेस्ट कर लो, फिर जब तुम्हें ठीक लगे तो मुझे फोन लगा देना, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगी। ये कहते हुए मृणाली ने अपना बैग उठाया और तेजी से ऑफिस के लिए निकल गई। मृणाली के जाते ही आदित्य ने अपनी आंखें बंद की और वो अपनी 10,000 सालों की जर्नी के बारे में सोचने लगा। उस रोशनी में समा जाने के बाद आदित्य ने ऐसी बहुत सारी चीजें देखी जिनके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता था। जमीनें उड़ रही थीं, आसमान में एक भी तारा नहीं था। वहां पर न तो कभी रात होती थी और न ही सुबह, बस एक जैसे बादल हमेशा रहते थे। ये उसे 10,000 साल की साधना तक ले जाने का रास्ता था, एक पैरेलल वर्ल्ड, एक अलग दुनिया। उस साधु ने धीरे धीरे आदित्य को ऐसी दिव्य शक्तियों और सिद्धियों के बारे में बताया जो आदित्य को 1000 सालों तक अमर बनाने के लिए काफी थी। शुरुआती 500 सालों में ही आदित्य ने 8 साधनाओं में से 2 पर काबू पा लिया। इन साधनाओं को पाना दुनिया पर काबू करने जैसा था। आदित्य ने पहले अणिमा सिद्धि पाई जो इंसान को किसी भी बीमारी से लड़ने की ताकत देती है, यहाँ तक कि वो कभी किसी इंसानी हथियार से मर भी नहीं सकता था। ये बातें आज आम इंसान को समझ ही नहीं आती, क्योंकि कोई भी अपनी सारी इंद्रियों को सक्रिय किए बिना पता ही नहीं कर पाता। वहीं बचे हुए सालों में आदित्य ने बची सिद्धियां पाई जो थीं महिमा सिद्धि, गरिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि, प्राप्ति सिद्धि, प्राकाम्य सिद्धि, ईशित्व सिद्धि, वशित्व सिद्धि।
महिमा सिद्धि से आदित्य खुद को किसी भी रूप में ढाल सकता था और गायब भी हो सकता था। गरिमा सिद्धि से वो खुद को इतना ताकतवर और वजनदार बना सकता था कि दुनिया की कोई भी चीज उसे हिला नहीं सकती। लघिमा सिद्धि से आदित्य अपने वजन को हवा से भी कम वजनदार कर आसमान में उड़ सकता था। एक दिन साधना के बीच, इससे पहले कि आदित्य अपनी उन 3 सिद्धियों को पाता, उसका मन विचलित हो उठा। अपने माँ बाप, बीवी और मौत का बदला नहीं ले पाने का दुख उसके अंदर आज भी उतना ही गहरा था। वो घबराकर साधना से उठा। साधु महाराज उसके चंचल मन को भांप कहते हैं, आदित्य, आज तुम्हारे इस सफर को 10,000 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी भी 3 सिद्धियां बची हुई हैं। तुम जैसा होनहार मनुष्य इन 8 सिद्धियों के साथ संसार के लिए क्या कर सकता है, तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम तन की पीड़ा से मुक्त हो। अब ना ही तुम्हें कोई बीमारी होगी और ना ही तुम्हारी मृत्यु का समय आएगा। तुम जिस चीज को हाथ लगाओगे वो खुद तुम्हारे आगे जलाकर अपने आप को राख कर देगी। ये धरती सदैव तुम्हारी उंगलियों के इशारों पर नाचेगी। साधु महाराज की बातें सुन आदित्य कहता है, गुरुदेव, लेकिन ये सब तो मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। पर यहाँ के समय चक्र से मुक्त होकर मेरा बदला पूरा होना कैसे संभव है? साधु महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, आदित्य, यदि सिर्फ बदला लेना ही तुम्हारा लक्ष्य है तो यही सही, परंतु स्मरण रहे, अपनी शक्तियों के उपयोग से तुम कभी भी किसी निर्दोष को हानि पहुंचाने के बारे में नहीं सोचोगे। और हां, तुम कभी भी अपनी शक्तियों के बारे में किसी को नहीं बता सकते। और धरती पर जाने के बाद यदि तुमने अपनी शक्तियों का नियमित अध्ययन नहीं किया तो ये सारी सिद्धियां कमजोर पड़ने लगेंगी। ऐसा कहते ही साधु ने आदित्य के माथे पर अपना अंगूठा रखा और उसे हल्का सा एक धक्का दिया। आदित्य की आंखें बंद हो गई और उसे ऐसा लगा कि उसे बहुत पीछे धकेल दिया गया है। जब उसकी आंखें खुली तो वो हॉस्पिटल के कमरे में था। अब वो समझ गया था कि वो वापस आ गया है। आदित्य सोचने लगा, साधु महाराज ने मुझे 2 साल पहले शायद इसलिए भेजा है ताकि मैं अपनी सिद्धियों को इस तरह से बढ़ा सकूं कि जब संकट की घड़ी हो तो अपना बदला पूरा कर पाऊं। मुझे अपनी जिंदगी में एक बार फिर मौका मिला है हर चीज को सही करके अपने परिवार को बचाने का। पिछली जिंदगी में मैंने अपने अपनों को बहुत दुख दिया है। मृणाली पर तो मैंने बहुत अत्याचार किए, लेकिन जिस आदमी ने एक दिन में मेरे पूरे परिवार को तबाह कर दिया उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगा। आदित्य को एक बार फिर याद आ रहा था कि उस दरिंदे का एक अंगूठा नहीं था। उसे अब पता लगाना था कि 2 साल बाद जब वो मनाली जाएगा तो वो कौन है जिसे उसके बारे में सब कुछ पता होगा। लेकिन तब तक के लिए उसे इस दुनिया में ऐसे रहना पड़ेगा जैसे कि वो 2017 में था। उसे सबके बारे में हर चीज याद थी कि कौन किस तरह और क्या करने वाला है। अब ये दुनिया विटनेस बनने वाली थी उस कहर की जो आदित्य अपनी सिद्धियों से उस आदमी पर ढाएगा। लेकिन इन सिद्धियों को पूर्ण बनाए रखने के लिए उसे हर दिन कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक दिन भी वो पीछे नहीं हट सकता था। जिस दरिंदे ने आदित्य से उसकी मृणाली छीन ली, उसके साथ इतनी बेरहमी से बदसलूकी की, उसे वो तब तक तड़पाएगा जब तक उसकी आत्मा भी नहीं रो रो के भीख मांगने लगती। आदित्य ये सब सोच ही रहा था कि उसने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला। शिट, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं घर कैसे जाऊंगा? फोन भी नहीं है मेरे पास कि मृणाली को ही बुला लूं। ये कहते हुए आदित्य ने अपना माथा पीट लिया। कुछ सोचकर वो कमरे से बाहर निकला। हॉस्पिटल के गलियारों में चलते हुए जब वो आगे गया तो उसे एक कमरे के बाहर बहुत भीड़ नजर आई। थोड़ा और आगे जाने पर आदित्य को एक कमरे से जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। वहां से गुजर रही नर्स को आदित्य ने रोकते हुए पूछा, क्या हुआ यहाँ? सर, मैं तो अभी आई, मुझे लगता है कि बख्शी सर ने दम तोड़ दिया। कुछ देर आदित्य ने इस नाम के बारे में सोचा, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। उसने नर्स से फिर पूछा, बख्शी सर? कौन बख्शी सर? नर्स ने आश्चर्य से आदित्य की ओर देखा और कहा, तुम बख्शी सर को नहीं जानते? बख्शी सर ने शहर के कई बड़े बड़े परिवार के बच्चों को बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट सिखाया है। वो इंडियन स्पेशल पैरामिलिट्री आर्मी के 10वें जनरल बने थे। वो तो इसके अलावा कई देशों के राजनीतिक सलाहकार भी रह चुके हैं। 20 साल तक उन देशों में से कई स्टेट्स की पॉलिटिक्स उन्होंने बदल कर रख दी। अपने यहाँ कई नेताओं के रणनीतिक सलाहकार भी रहे हैं वो। ओबेरॉय, सिंघानिया, बंटी बेनीवाल, बब्बी शेख जैसे बड़े कारोबारियों की सफलता के पीछे बख्शी सर का ही हाथ है। पूरे देश में कई जगह इनके चेले हैं। अपनी सर्विस के टाइम पर इन्होंने बहुत सारी इंडियन और दूसरे कल्चर की फाइटिंग और सर्वाइवल टेक्निक सीखकर कई आर्मी ट्रूप्स को ट्रेनिंग दी। आज भी बड़े बड़े जनरल उनकी सुनते हैं। शहर के एमएलए या फिर किसी भी बड़े नेता के बाद ये मान लीजिए कि बख्शी सर ही सबसे ताकतवर और मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन है। इनके एनजीओ और फार्मास्यूटिकल फर्म्स में बन रही दवाइयां आज भी अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए एक उम्मीद है। नर्स अभी भी बोल रही थी। आदित्य को बचपन का एक किस्सा याद आ गया। हाँ, आर्मी जनरल बख्शी सर का नाम मैंने सुना हुआ है। आदित्य को सोचता हुआ देख नर्स चुपचाप निकल गई। अगर इतने बड़े आदमी के लिए इतने सारे लोग रो रहे हैं तो जरूर इन्होंने कुछ अलग किया होगा। अगर ये मेरी पिछली जिंदगी होती तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाता, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए।
आदित्य सोचने लगा था कि उसे क्या करना चाहिए। मैं अपनी शक्तियों से जनरल बख्शी को ठीक करने की कोशिश तो कर ही सकता हूं। अगर मैं कामयाब हुआ तो शायद जनरल बख्शी की पहुंच का फायदा मुझे मिले और मैं अपने अंदर बरसों से जल रही बदले की आग भी शांत कर पाऊं। लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए पहले आदित्य को बख्शी सर के कमरे में जाकर उनकी हालात का जायजा लेना होगा। पर आदित्य उस कमरे में अंदर जाएगा कैसे? आदित्य ने कमरे की ओर बढ़ते हुए देखा कि कमरे के बाहर सिक्योरिटी और पुलिस के लोग खड़े हैं जो दूसरे लोगों को अंदर घुसने से रोक रहे हैं। आदित्य ये देख सोचने लगा, अणिमा सिद्धि के उपयोग से मैं सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की जान भी बचा सकता हूं। बस एक बार मुझे अंदर जाने का मौका मिल जाए तो मैं बख्शी सर की हालत का जायजा ले सकता हूं और सब कुछ ठीक रहा तो उन्हें बचा भी सकता हूं। लेकिन मैं अंदर जाऊंगा कैसे? तभी अचानक हॉस्पिटल के कॉरिडोर में हलचल हुई। एक आदमी 4-5 बॉडीगार्ड्स के साथ बख्शी सर के कमरे की ओर बढ़ा चला आ रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि शहर के एमएलए का पीए था। उसे देख पुलिस वालों ने जल्दी से बख्शी सर के कमरे का दरवाजा खोला और देखते ही देखते मौका पाकर आदित्य भी उन्हीं में शामिल होकर कमरे के अंदर दाखिल हो गया। कमरे का माहौल काफी गमगीन था। आदित्य की नजर पहले बिस्तर पर लेटे हुए जनरल बख्शी पर गई। बिस्तर के पास जनरल बख्शी की 20-22 साल की पोती उनका हाथ थामे रो रही थी। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। जनरल बख्शी के हाथ पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी मानो वो बख्शी की आत्मा को शरीर से बाहर जाने ही नहीं देना चाहती थी। वहीं कुछ दूरी पर अधेड़ उम्र की जनरल बख्शी की बहू खड़ी थी। धीमी आवाज में वो बेटी को चुप करवा रही थी। आदित्य ने बाकी कमरे में नजर दौड़ाई। वो कमरा कई सारे लोगों से भरा हुआ था। सबके कपड़े साफ और खुशबूदार थे। अगर किसी की आंखें बंद करके भी इस कमरे में लाया जाए तो इन लोगों की आवाजों और खुशबू से वो बता देगा कि ये किसी रईस का जनाजा है। आदित्य ने जनरल बख्शी की तरफ देखा। उनकी आंखें बंद थीं। उन पर कसाव नजर आ रहा था मानो वो अब कभी नहीं खुलेंगी। दाढ़ी उनकी बड़ी हुई थी और चेहरे पर पीलापन था। उनके चेहरे की हड्डियां जैसे चेहरे के मांस से बाहर निकलने को बेकरार थी। वो चेहरा पूरी तरह सूख गया था। एक भी भाव स्पष्ट नहीं था और वो सांस ले रहे हैं या नहीं ये भी उनकी नाक से पता नहीं चल पा रहा था। उन्हें देखकर कोई भी कह सकता था कि वो अब जिंदा नहीं बचने वाले। एमएलए का पीए डॉक्टर के पास खड़ा था और वो धीरे धीरे डॉक्टर से कुछ कह रहा था। आदित्य ने कान लगाकर उनको ध्यान से सुनना शुरू कर दिया। डॉक्टर ईरानी, आप जो भी चमत्कार कर सकते हैं कीजिए। सीएम साहब ने खुद हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश की है। कम से कम 3 महीने बख्शी सर को जिंदा रख लीजिए। स्टेट इलेक्शन आने वाले हैं। अपोजिशन और निर्दलीय उम्मीदवारों को हमारे साथ लाने में इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। अगर ये नहीं रहे तो ये इलेक्शन हम कभी नहीं जीत पाएंगे। आप देश के बेस्ट डॉक्टर हैं, कुछ न कुछ करके इन्हें बचा लीजिए। हमें आप पर पूरा भरोसा है। पीए की बातें सुनते हुए कोने में खड़े डॉक्टर ने हाथ जोड़ते हुए थोड़े जोर से कहा, यादव जी देखिए, बाहर से बख्शी सर के शरीर का हर अंग सही है पर बीमारी उनके शरीर में अंदर तक फैल गई है। इस कारण एक के बाद एक बॉडी ऑर्गन्स फेल होने लगे हैं। आई एम सॉरी टू से, पर अब उन्हें बचाने का कोई रास्ता नहीं है। डॉक्टर ईरानी की ये बातें सुनकर पूरे कमरे में बेचैनी की लहर दौड़ गई। उन सबको पता था कि यमराज और बख्शी सर के बीच डॉक्टर ईरानी ही खड़े थे और जब उन्होंने ही हाथ खड़े कर दिए तो फिर बख्शी सर के बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। बख्शी की बहू अवनी ने डॉक्टर की तरफ देखा और कहा, डॉक्टर ईरानी आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप देश के बेस्ट डॉक्टर हैं। एम्स, टाटा, लीलावती जैसे हॉस्पिटल में रहकर आपने न जाने कितने ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस को ठीक किया है। आज तक आपके मरीजों के ठीक होने का परसेंटेज 100 है। आपकी इसी काबिलियत की वजह से हम आपके पास आए हैं और अब आप ही इसी तरह हार मान जाएंगे तो फिर हम कहां जाएंगे? प्लीज डॉक्टर, सेव हिम, डू समथिंग फॉर गॉड सेक। अवनी ने आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़ते हुए कहा, जिसे देखकर कमरे में मौजूद सब लोग हैरान थे। उनकी हालत देख डॉक्टर ईरानी तेजी से उनके पास आए और दोनों हाथ जोड़कर बोले, आई एम सो सॉरी मैम, बट मैं भगवान नहीं हूं। मैं जितनी भी कोशिश कर सकता था मैंने की, इसलिए इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। सो सॉरी अगेन। सबके मुंह उतर गए। किसी ने भीड़ में से कहा, अब लगता है कि हमें आखिरी समय का इंतजार करना चाहिए और उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर बख्शी सर को डॉक्टर ईरानी नहीं बचा सकते तो फिर शायद उन्हें कोई नहीं बचा सकता। ये सुनते ही कमरे में मौजूद लोग फूट फूट कर रोने लगे और एक कंपाउंडर के जरिए ये बात हॉस्पिटल के बाहर तक पहुंच गई और बख्शी सर को चाहने वाले जो पिछले 1 हफ्ते से हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे कपड़े फाड़ कर रोने लगते हैं। कमरे में मौजूद सभी लोग ये बात मान चुके थे कि बख्शी सर अब कभी नहीं उठेंगे, या यही सोचकर एक हॉस्पिटल स्टाफ ने बख्शी सर के चेहरे को ढक दिया। आदित्य समझ चुका था कि बख्शी को बचाना मतलब किसी बड़ी चीज पर अपना हाथ रखने जैसा है। आगे जाकर उसे अपने परिवार की मौत का बदला सबसे लेना है और ऐसे समय में बख्शी सर जैसा आदमी और उनकी फाइटिंग टेक्निक्स उसके बहुत काम आ सकती हैं। इतनी देर से कोने में खड़े रहकर सबकी बातें सुनने के बाद आदित्य आखिरकार बाहर निकला और कमरे के बीच में आकर जोर से बोला, जहां एक तरफ बीमारियां शरीर के अंदर रहकर शरीर को खोखला और कमजोर करती हैं, उसी तरह बाहर ईरानी जैसे नासमझ डॉक्टर भी हैं
जो अपने मरीजों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। अचानक कमरे में रोने की आवाज बंद हो गई और सिर्फ आदित्य की आवाज ही गूंज रही थी। अपने आप को नासमझ डॉक्टर कहलाते हुए डॉक्टर ईरानी का पारा चढ़ गया और वो बोले, क्या कहा तुमने मुझे? ना समझ डॉक्टर, तुम्हें होश है बच्चे? तुम किससे बात कर रहे हो? डॉक्टर ईरानी कमरे में और आगे आ गए। सब लोग जानते थे कि डॉक्टर ईरानी का पूरे शहर में कितना सम्मान था। यहाँ तक कि बख्शी परिवार के लोग भी उन्हें बहुत इज्जत के साथ ट्रीट करते थे। उनके जन्मदिन पर तोहफे आते थे और बख्शी सर की फैमिली के हर फंक्शन पर डॉक्टर ईरानी इनवाइटेड रहते थे। उनसे एक जवान लड़का इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर सकता था? लेकिन आदित्य के शब्दों ने सबको हैरान कर दिया था। वो आगे बोला, डॉक्टर क्या मैं आपकी स्किल्स पर सवाल नहीं उठा सकता? मेरे ख्याल से तुम फेमस नहीं, एक हारे हुए डॉक्टर हो। बख्शी सर की मौत तुम्हारी हार से ज्यादा कुछ नहीं। आदित्य आगे कहता है, बख्शी सर की जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। उनकी लाइफ में अभी 5 साल और बचे हैं और आप कह रहे हैं कि उन्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। ये तो आपकी नासमझी और मूर्खता को ही दर्शाता है। आदित्य की बात सुनकर एमएलए के पीए को भी गुस्सा आ गया और उसने जोर से चिल्लाकर कहा, आखिर तुम हो कौन? क्या मजाल है तुम्हारी कि तुम डॉक्टर ईरानी पर शक कर रहे हो? अगर उन्होंने कह दिया कि बख्शी सर नहीं बच सकते तो शायद वो सच होगा। तुम हो कौन? कोई डॉक्टर हो या फिर भगवान? बोलो। इतनी जोरों की आवाज सुनकर बाहर खड़ी सिक्योरिटी और पुलिस अंदर आ गई और उनके पीछे पीछे गेट के बाहर की सारी भीड़ भी धीरे धीरे कमरे में बढ़ने लगी। बात बस इतनी सी है कि मैं कोई नासमझ डॉक्टर नहीं हूं और भगवान कहलाऊं इतना घमंड मुझ में नहीं है। मैं हूं आदित्यनाथ शंकर और इस पूरे शहर में मैं ही एकमात्र इंसान हूं जो बख्शी सर को बचा सकता है। आदित्य की बात सुनकर भीड़ में मानो एक हलचल सी दौड़ गई। लोग अपने आप से और आसपास वालों से धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। पीए ने सिक्योरिटी से उसी आवाज में बोला, इसे बाहर ले जाओ और अरेस्ट कर लो। लेकिन इससे पहले कि आदित्य को सिक्योरिटी छुए, अवनी ने धीरे से अपनी आवाज उठाते हुए बोला, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, लेकिन अगर तुम्हारी बात में 1% का भी सच है तो मैं जरूर चाहूंगी कि तुम कोशिश करो उन्हें बचाने की, क्योंकि अगर ये बच गए तो बख्शी परिवार हमेशा ही तुम्हारा आभारी रहेगा और तुम्हारे एहसान को कभी नहीं भुला पाएगा। सिक्योरिटी पीछे हट गई और आदित्य धीरे से बख्शी सर के बिस्तर की तरफ बढ़ा। तभी अचानक भीड़ में से किसी की आवाज आई, आदित्यनाथ शंकर, ये बचा पाएगा बख्शी सर को? अरे भाई, अब किसी को क्या पता कि ये तो हमेशा नशे में ही रहता है और नशे में ही ऐसी ऊटपटांग बातें करता रहता है। आदित्य बीच में ही रुक गया और उसने पलटकर भीड़ की तरफ देखा। सूट के कॉलर को ठीक करते हुए निखिल अग्रवाल भीड़ में से बाहर आया। निखिल अग्रवाल महंगे कपड़े, सोना और घड़ी पहने हट्टा कट्टा और दिखने में बेहद जमील था। अगर वो किसी सड़क से गुजरता तो लड़कियों का दिल उस पर लुटाना आम बात थी। निखिल सिंघानिया फैमिली के काफी क्लोज था, जिनकी कंपनी में आदित्य काम करता था और जहां उसके झगड़े और बिहेवियर को देखकर उसे अभी अभी निकाला गया था। जिस तरह उसने आगे आकर आदित्य को देखा, मानो वो आदित्य को दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक देगा। आदित्य ने निखिल की तरफ देखते हुए कहा, निखिल अग्रवाल, सही पहचाना तुमने। याद है मैंने कहा था दुश्मन हमेशा मिलते हैं? कमरे के बाहर भीड़ का जमावड़ा बढ़ने लगा और ऐसा लग रहा था मानो सिटी हॉस्पिटल के तीसरे माले पर कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है। आदित्य को याद था कि पिछली जिंदगी में वो इंसान निखिल ही था जिसने एक पार्टी के दौरान नशे की हालत में उसे बियर में मिलाकर कुछ पिलाया था, जिसकी वजह से उसके दिमाग में क्लॉटिंग्स हो गई थी और वो पागल जैसा बर्ताव करने लगा, जिसकी वजह से उसे कंपनी से भी निकाल दिया गया। निखिल किसी चालाक लोमड़ी से कम नहीं था, जो चेहरे पर तो बहुत मीठा बोलता था लेकिन पीठ पीछे खंजर घोंपने में भी परहेज नहीं करता था। निखिल की बात सुनकर अवनी ने परेशान होते हुए निखिल से पूछा, निखिल, क्या तुम सच में इस आदमी को जानते हो? ये जो भी कह रहा है वो सच कह रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या ड्रामा चल रहा है। जी हाँ मिस बख्शी, मैं सच कह रहा हूँ। ये आदमी सच में पागल है। इसने कुछ टाइम पहले बहुत सारी शराब पी ली थी, जिसके बाद इसका ब्रेन डैमेज हो गया और उसके बाद से ही ये पागलों जैसी हरकतें करने लगा। इसने कई बार खुद को घर में आग लगाने की भी कोशिश की। ये सन की खूनी और एक दरिंदे से कम नहीं है। ये बख्शी सर को नहीं बचा सकता। डॉक्टर ईरानी का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ था और जैसे ही उन्हें पता चला कि आदित्य इतनी देर से बकवास कर रहा है, उन्होंने आदित्य को दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहा, इट मींस दिस फूल इज वेस्टिंग आवर टाइम। तुम तो शक्ल से ही शराबी दिखते हो। दफा हो जाओ यहाँ से और फिर कभी इस हॉस्पिटल के आसपास भी दिखाई दिए तो अरेस्ट करवा दूंगा। फिर मिस्टर बख्शी का तो पता नहीं, लेकिन तुम जेल में खुद को नहीं बचा पाओगे, समझे? अब गेट लॉस्ट। डॉक्टर, मुझे पागल या बच्चा कहने से अपनी नाकामयाबी को मत छुपाओ। मुझे जेल से डर नहीं लगता। इस शहर में या इस दुनिया में ऐसी कोई जेल नहीं है जो मुझे बंद रख सके। मैं आजाद हूं, तुम सबसे ज्यादा। एमएलए का पीए इन सारी बातों को सुनकर पुलिस की तरफ इशारा करता है और पुलिस वाले धीरे धीरे करके आदित्य की तरफ बढ़ते हैं। वो आदित्य को चारों ओर से पकड़ लेते हैं और उसे घसीट कर कमरे से बाहर निकालने वाले होते हैं। अपने आप की बेइज्जती होता देखकर आदित्य को गुस्सा आता है, लेकिन वो सोचता है कि क्या अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए और दिखा देना चाहिए इस दुनिया को कि वो कितना ताकतवर है, या फिर वो बस लोगों की नजरों में पागल बनना ही सही समझेगा।
आदित्य डॉक्टर ईरानी और निखिल की बातें सुनकर सोचने लगा कि क्या उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। आदित्य के डिसीजन से पहले बख्शी के सिरहाने बैठी उनकी पोती अनामिका उसकी तरफ बढ़ती है और उसके हाथ जोड़कर रूंधे गले से कहती है, प्लीज मेरे दादाजी को बचा लो, आई बेग यू प्लीज। अगर तुम सच कह रहे हो तो आई डोंट केयर, फिर ये लोग तुम्हें कुछ भी बोले, आई बिलीव यू एंड आई नो कि अगर तुम इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो तो जरूर तुम बचा पाओगे। प्लीज मेरे दादाजी को जल्दी से ठीक कर दो, प्लीज। सिक्योरिटी इन्हें छोड़ दो। अनामिका ने सिक्योरिटी को ऑर्डर दिया और सिक्योरिटी अपना हाथ आदित्य से हटा लेते हैं। आदित्य को नहीं पता था कि अनामिका बख्शी फैमिली में नई जनरेशन की फर्स्ट लेडी है और इसी वजह से निखिल उसे पाना चाहता था। आदित्य ने जब अनामिका की तरफ गौर से देखा तो उसकी बड़ी आंखें और चेहरे पर शांति मृणाली से काफी मिलती जुलती नजर आई। अनामिका को हाथ जोड़ते देख आदित्य को उसमें मृणाली की ही झलक दिखी कि किस तरह मृणाली ने भी कई बार बिना अपनी गलती के आदित्य के सामने हाथ जोड़े थे और फिर उसे तरस आ गया। अनामिका को ऐसे देख निखिल और गुस्सैल हो गया पर वो कुछ कर नहीं पाया। अनामिका की बातें सुनकर अवनी ने डॉक्टर ईरानी से कहा, डॉक्टर ईरानी क्या आप इसे एक मौका दे सकते हैं? मैं नहीं चाहती कि विनोद के आने के पहले पापा को कुछ हो। अगर ये सच कह रहा है तो हमें देखना चाहिए कि ये करता क्या है। विनोद बख्शी सर का दूसरा बेटा था और अवनी उसकी पत्नी थी। विनोद अपने पिता की तरह जनरल के रूप में देश को सर्व कर रहा था। जब उसे बख्शी सर की खबर मिली तो उसने अपनी यूनिट से छुट्टी ले ली और घर के लिए निकल पड़ा, लेकिन उसे आने में थोड़ा टाइम और लगने वाला था। अनामिका और अवनी की बातें सुन डॉक्टर ईरानी को बहुत एम्बेरसमेंट फील हुई और उन्होंने भारी मन से कहा, देखो अवनी, ये आपका फैमिली मैटर है। अगर आपकी बेटी और आप इसकी बातों से सहमत हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना कहने के बाद डॉक्टर ईरानी ने उसी एम्बेरसमेंट के साथ आदित्य से कहा, बच्चे अगर आज तुमने इन्हें जिंदा कर दिया तो मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से चाय बिस्किट खिलाऊंगा और इतना ही नहीं, मैं तुम्हारे पांव धोकर पानी भी पीऊंगा। लेकिन अगर तुम गलत निकले तो फिर याद रखना कि इस भीड़ और मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। डॉक्टर ईरानी की ये बात सुनकर भीड़ ने उत्साह के साथ जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और सब लोग तालियां बजाने लगे। भीड़ को देखकर निखिल का गुस्सा और बढ़ गया और वो चिल्लाते हुए बोला, अनामिका मैं कह रहा हूं कि आप गलत कर रही हैं। ये आदमी सच में पागल है। कोई मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करता? निखिल चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था पर भीड़ में उसकी आवाज दबने लगी। उसने पहले जोर से चिल्लाकर सभी को चुप किया और फिर बोला, अनामिका अगर आज ये शराबी और सनकी बख्शी सर को जिंदा नहीं कर पाया तो ये जान से जाएगा। मैं कसम खाता हूं कि इसे इतना पीटूंगा कि ये दम तोड़ देगा। और यादव जी आप ये पक्का कीजिएगा कि इस कमीने को मारने के लिए कोई भी कानूनी परेशानी ना हो, फिर आप सबको पता चल जाएगा कि झूठ कौन बोल रहा था। निखिल की बात सुनकर आदित्य को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने इग्नोर करते हुए वो धीरे धीरे बख्शी सर के पलंग की तरफ बढ़ा और अवनी से कहा, मिसेस अवनी मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, पर मैं चाहता हूं कि अब मैं जो भी करूंगा उसे देखने के लिए सिर्फ आप, अनामिका और डॉक्टर ईरानी ही इस कमरे में रहें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी सभी लोगों को आप बाहर जाने के लिए कहें, प्लीज। आदित्य की बात सुनकर अवनी पीए यादव की तरफ इशारा करती है और यादव सिक्योरिटी की तरफ। धीरे धीरे करके सिक्योरिटी और पुलिस ने लोगों को वहां से बाहर निकालना शुरू कर दिया। जब निखिल की बारी आई तो उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, आदित्य तेरी बात अगर गलत निकली तो ये हॉस्पिटल ही तेरे लिए शमशान घाट बन जाएगा। कमरे से इस तरीके से बाहर निकाले जाने से इंसल्ट फील करते हुए निखिल का पारा और चढ़ गया था। वहीं दूसरे लोगों का बख्शी सर को ठीक होता देखना एक हॉट टॉपिक बन गया और धीरे धीरे यह टॉपिक हॉस्पिटल के बाहर खड़े लोगों तक भी पहुंच गया। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और स्टाफ के अलावा कई सारे लोग कमरे के बाहर इकट्ठा होने लगे। भीड़ कमरे से बाहर होने के बाद कमरे में बहुत शांति हो गई। डॉक्टर, अवनी, अनामिका और आदित्य बख्शी सर के बिस्तर के आसपास खड़े थे। बाहर से थोड़ी फुसफुसाने की आवाज आ रही थी और कुछ लोग खिड़कियों से झांककर अंदर की चीजों को देखने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पुलिस और सिक्योरिटी भगा रही थी। डॉक्टर ईरानी और निखिल ने सबके सामने आदित्य को पागल, बच्चा और शराबी बोल के बहुत बेइज्जत किया था और अब वो सिर्फ एक चीज चाहता था कि वो अपनी अनिमा शक्ति के उपयोग से बख्शी सर को जिंदा कर पाए। आदित्य ने कमरे की शांति को भंग करते हुए कहा, डॉक्टर ईरानी क्या आप मुझे स्कैल्पल देंगे? स्कैल्पल एक छोटी सर्जिकल नाइफ होती है जिसका उपयोग डॉक्टर सर्जरी में करते हैं। स्कैल्पल का नाम सुनते ही डॉक्टर ईरानी के दिल में डर की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा कि आदित्य को फिर से कहीं सनकीपन का दौरा तो नहीं पड़ गया और सनक कर वो स्कैल्पल से उन्हें ही तो नहीं मार देगा। उन्होंने हिम्मत करके धीरे से कहा, मुझे नहीं लगता कि स्कैल्पल की कोई जरूरत है, अनलेस और अनटिल अगर तुम इनका कोई ऑपरेशन करने वाले हो। और जहां तक मेरी मेडिकल साइंस की नॉलेज है वो कहती है कि जब तक आपको बीमारी का पता नहीं है तब तक आप ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो फिर तुम्हें स्कैल्पल क्यों चाहिए? आदित्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, डॉक्टर ईरानी, यदि आपको पता होता कि स्कैल्पल की जरूरत क्यों है तो शायद बख्शी सर अभी जिंदा होते और मेरी जरूरत कभी पड़ती ही नहीं। अगर हमने सही टाइम पर एक्शन नहीं लिया तो बहुत सारी चीजें बिगड़ सकती हैं, इसलिए टाइम खराब मत कीजिए और मुझे जल्दी से स्कैल्पल दीजिए। डॉक्टर ईरानी ने बिना कुछ कहे पास रखा एक बैग उठाकर आदित्य को दे दिया। आदित्य ने बैग अपने हाथों में ले लिया और उसे टेबल पर उल्टा कर दिया। बैग में से कई सारे मेडिकल इक्विपमेंट निकले। इसके बाद 6-7 अलग अलग स्कैल्पल्स को परखने के बाद बीवर स्कैल्पल को उसने अपने हाथों में ले लिया
बीवर स्कैल्पल कलम के आकार का होता है जो सटीक कट्स के लिए इस्तेमाल होता है। आदित्य को अपना नाइफ मिल चुका था। उसने चाकू को अपने माथे से लगाया और कुछ देर के बाद अपने सीधे हाथ की उंगली में एक कट मारा, जिसे देखकर डॉक्टर ईरानी की आंखें बड़ी हो गई और वो कमरे में गुस्से में घूमने लगे और बड़बड़ाते हुए कहने लगे, अवनी जी, he has gone crazy. मैं कहता हूं कि आप इसे जल्दी से रोक लीजिए, वरना कुछ भी हो सकता है, और अगर कुछ भी गलत हुआ then I'm not responsible for that. अवनी ने डॉक्टर को इग्नोर करते हुए आदित्य के एक्शंस पर ध्यान देना शुरू किया। आदित्य ने टेबल पर रखा हुआ एक कटोरा उठाया और उसमें से उंगली से गिर रहे खून को इकट्ठा करने लगा। खून कटोरे में इकट्ठा होते ही गाढ़ा होने लगा। कुछ देर बाद जैसे ही आदित्य की उंगली से खून बहना बंद हुआ, आदित्य ने उस कटोरे को अपने हाथों में लिया और अपने मुंह के पास लाकर धीरे से उसमें कुछ मंत्र फुसफुसाने लगा। मंत्र को खत्म कर उसने कटोरे में एक फूंक मारी। उसके बाद आदित्य ने खून की कटोरी को उठाया और बख्शी सर के ऊपर डाली सफेद चादर पर छिड़क दिया। कुछ ही देर में चादर पर गिरे हुए खून का रंग बदलने लगा और धीरे धीरे नीला होता गया, जिसके बाद कटोरे में रखा खून और गाढ़ा हो गया और एक शेप लेने लगा जो दिखने में किसी साधु जैसा नजर आ रहा था, और उसके आसपास धुआं होने लगा। ये सब कुछ कटोरे के अंदर हो रहा था। इसे देखकर डॉक्टर ईरानी बौखला गया और बोला, जिस बीमारी का पता मेडिकल साइंस नहीं कर पाई, ये बेवकूफ उसे अपने जादू टोने से ठीक करने की कोशिश कर रहा है। अरे ये सब जादू टोने का खेल 200 साल पहले फेल हो चुके तरीके हैं।